जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों जहाँ भी होंगे आप लोग क्लास 10 की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं थेल्स बाबा का पोस्टमास्टर। कहने का मतलब है कि थेल्स परिमेय जो है, ठीक है, थेल्स बाबा जी ने जो हमें थेल्स परिमेय दे रखी है उसका हम आज ऊपर से लेकर पूरे नापना है। हमें सिंपल ऊपर से लेकर नीचे तक थेल्स बाबा को आज हमको क्या करना है, नापना है, मतलब उसको सॉल्व करना है थेल्स बाबा को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसका प्रमेय को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे का ये भी शिकायत आता है ना कि क्वेश्चन तो आते हैं पर उसे समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या किया। तो क्वेश्चन को समझना सबसे पहले आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जब समझ लेते हैं ना कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, है ना। क्वेश्चन को समझते हो तभी ना आप सॉल्व करते हो कि ऐसे ही बस आया और चल दिया क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं होता है ना, समझना होता है। तो सबसे पहले मेरा मेन जो मकसद है उस क्वेश्चन को समझाना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। देखिए, आज हम थेल्स बाबा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इतने अच्छे अंदाज में मैं आज इस चीज़ को कवर करूँगा, आप बस देखिए। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो ना आप लाइक करोगे ना ही सब्सक्राइब करोगे, आपको मैं कुछ नहीं करने बोलूँगा। लेकिन दोस्तों अगर अगर आपको ये थेल्स परिमेय का बाबा का सॉल्यूशन पता चल जाता है आज इस वीडियो में, तो आपको करना होगा, लाइक भी करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला है प्रमेय, अब ध्यान से पढ़िए एक बार, बोर्ड पर हम लिख देता हूँ। बोला है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य सॉरी क्या बोला है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब हमें ये बताइए कि समांतर आखिर होती क्या है, सबसे पहले वो समझेंगे। ठीक है, समांतर को समझना सबसे पहले जरूरी है। देखिए, समांतर कहने का मतलब है कि ये जो दो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, समांतर लाइन है। समांतर लाइन उस लाइन को कहते हैं जो आपस में कभी क्रॉस ना करे, सिंपल वो मेरा समांतर लाइन कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं आपसे कि भाई ये दो समांतर लाइन है क्या है, नहीं है, ये आपका समांतर लाइन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इसको जब आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके तो ये आगे जाके क्या करेगा, क्रॉस कर देगा, और क्रॉस कर देगा तो उस लाइन को हम समांतर लाइन नहीं कहते हैं। ये बताइए समांतर लाइन है, ये भी समांतर लाइन नहीं है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, तो आगे जाके कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो जब दो लाइनें आपस में क्रॉस कर लेती है आगे जाके, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, समांतर लाइन नहीं कहते हैं। ठीक है, तो हमें इस ट्रायंगल में हमें ये बताना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा हमें समांतर लाइन खींचे, कहाँ खींचे जो दो आपस में समांतर लाइन बन जाए। ठीक है, पहला मेरा ही क्वेश्चन था कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, अब देखिए तो इसके समांतर तो हम कोई लाइन खींच नहीं सकते इधर, हम इसके समांतर में भी कोई लाइन खींच नहीं सकते, लेकिन इसके समांतर में हम एक लाइन खींच सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। और क्या बोला आगे, कि आगे बोला ये है कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगर मान के चलिए बीसी के समांतर एक कोई लाइन हम यहाँ से खींच देते हैं, टेढ़ा हो रहा है ना, टेढ़ा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए बस। ये हमने इसके समांतर यहाँ से लाइन क्रॉस किया। ठीक है, और ये जो हुआ दो बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या किया, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, तो इस बिंदु को नाम देते हैं यहाँ से डी और इस नाम को देते हैं ई। यहाँ तक समझ में आया, इतना करना है आपको। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर क्या बोला क्वेश्चन, कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये आपका सवाल है ना, ये आपका क्या यहाँ से सवाल है। तो कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है तो वो किसी दूसरे भुजा को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब प्रूव हमें ये करना है कि जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है दो बिंदुएं, वो क्या कर रही है, एक दूसरे को समान रेशियो में, समान अनुपात में बांट रही है। ये हमें प्रूव करना है। हाँ नहीं, चलिए मैं लिखता हूँ, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए
सबसे पहले हमें जो दिया है ना उस चीज़ को हमें लिखना होता है, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, जो चीज़ दिखता है वही चीज़ बिकता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो जितना सारे आप कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, क्योंकि लिखने से दोस्तों आपको क्या होता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल, ठीक है, हल में क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें यहाँ से प्राप्त है, क्या प्राप्त है वो हम चीज़ को लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है ए बी सी, एक क्या यहाँ से त्रिभुज है। ठीक है, आप लिखोगे ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है। ठीक है, हमने लिख लिया एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ तक समझ में आया। अब हमने क्या किया है, यहाँ से आपको यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, ध्यान समझिएगा। ठीक, अच्छा आप यहाँ से और लिख सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना मतलब प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यहाँ से हमको कि ए बी बट्टा होगा डी बी का, और ये बराबर होगा किसका, ए ई बट्टा ई सी का। ये हमें प्रूव करने के लिए बोला है। ठीक है, यानी ए डी बट्टा में डी बी बराबर में ए ई और बट्टा में ई सी। इस चीज़ को दोस्तों हमें प्रूव करने के लिए बोला है। ठीक, हमें ये चीज़ प्रूव करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। थेल्स पर में जो बाबा थेल्स पर में है, इसी चीज़ को करने के लिए बोल रहे हैं। अब हम आप लास्ट में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा कि आखिर ये थेल्स पर में जो है वो कहाँ यूज होता है ना। बहुत सारे क्लिप में सॉल्व करके दे देते हैं, बस हो गया, ऐसा नहीं। हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा कि इसका प्रयोग जो होता है कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करने के लिए बोला गया। चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जिसे हिंदी में कहते हैं रचना। रचना करना पड़ेगा। ठीक है, और रचना क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। आपको यहाँ से एक लाइन लाना होगा यहाँ पे ई को, और डी से आपको एक लाइन लाना पड़ेगा सी तक। ध्यान समझिएगा, क्या किया, बी को हमने ई को ई से साथ मिला दिया और डी को हमने सी के साथ मिला दिया। एक काम और करना होगा आपको, यहाँ से ये जहाँ हमने छोड़ा था, शुरू किया था, वहीं से आपको एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है, जिसको लंब बोलते हैं, और एक यहाँ से यहाँ पे लंब डालना है। लंब कहने का मतलब है दोस्तों कि हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, है ना। लंब कहने का मतलब है कि वहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे हो गया। ठीक है, आप नाम दे दो, यहाँ से क्या दोगे नाम, एन, और यहाँ से एम, हमने नाम दे दिया। ठीक, कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप नाम यहाँ से लिख सकते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन जो किए हैं, रचना, उस चीज़ को हम लिख लेते हैं। ठीक है, रचना में आपको लिखना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो। तो रचना में हमने क्या किया, ध्यान समझिएगा, क्या किया हमने, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं, बी को किससे मिलाया हमने, ई से, तो बी को ई से एवं सी को डी से मिलाया। ठीक है, हमने क्या किया, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। एक हमने और किया, यहाँ पे क्या किया, ई एन जो है लंब डाले हैं हमें किस पे, ए बी पर, और डी एन जो लंब डाले हैं हम किस पे, ए सी पर। इस चीज को भी लिखना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। लंब कहने का मतलब है परपेंडिकुलर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डीएम जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, जैसे हमने त्रिभुज बनाया यहाँ पे से छोटा सा बना रहा। ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ से कोई लाइन हमने ड्रॉ किया। अब ये क्या किया, यहाँ से इसका नाम देते हैं डी। तो जो ए डी है, ए डी जो भुजा है वो लंब है किस पर, बी सी पर लंब है। ठीक है, ए डी जो भुजा है वो लंब है किस पर, बी सी पर। सेम उसी तरह हमने यहाँ पे किया, डी एम जो लंब है किस पे लंब है, ए सी पर, क्योंकि ये भुजा यहाँ तक गई थी तो ये सी पूरा लेंगे। और जैसे ई एन जो लंब है किसके ऊपर है, ए बी पर है, समझ ना। तो उसी चीज को लिखना होगा। क्या किया था और हमने, और किया था एवं क्या किया हमें, डी एन परपेंडिकुलर डाले, देखिए एवं डी एन, ये होता है लंब का साइन। ठीक है, ये क्या होता है, लंब का साइन। डी एन परपेंडिकुलर डाले किस पे, हम ए सी पर, ए सी। ठीक है, और क्या किया हमने, ई एन को भी परपेंडिकुलर डाला किस पे, ए बी पर, ई एन को परपेंडिकुलर डाले हैं ए बी पर।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या क्या हमने किया, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको? बस यहाँ से देखते चलिएगा, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस चीज़ को आज प्रूव करने सिखाऊंगा। यहाँ तक समझ में आया क्या क्या हमने किया? सबसे पहले हमें जो प्रूव करना था उसे लिख लिया, रचना में हमने क्या क्या किया इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद हमें जो आगे का स्टेप है उसे करना है। ठीक है, देखिए अब क्या करना होता है, ध्यान समझिएगा, हमें करना यहाँ से है क्या करना है प्रूफ में, देखिए ए डी बटा डी बी, यानी ए डी बटा में डी बी, फिर ए ई बटा में इस हमें इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल जो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई का हम त्रिभुज यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, देखिए त्रिभुज, ठीक है, ए डी ई में, ए डी ई में, अब ए डी ई में क्या है, हम सबसे पहले उसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। समान रेशियो में बांट रहा है, इसके कहने का मतलब है कि वो समान एरिया में बांटेगा, है ना। ए डी बट्टा डी बी कह रहे हैं, ए बट्टा ए सी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ए डी ई का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कहने का मतलब उसका एरिया निकालेंगे। पहले हमको एक साइड का काम करना है, अभी एक पहले इसका काम करना है, फिर इसका काम करना है। एक साइड का काम हो जाने के बाद फिर हमको क्या करना है, दूसरी साइड का काम करना है। और कैसे सॉल्व होगा ध्यान समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए डी ई में हमने लिख लिया, यहाँ पे ए डी ई में त्रिभुज ए डी में हमने क्या क्या लिख लिया। अब निकालेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसी में निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब हम बता सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। अच्छा हमें ये बताइए, देखिए जो त्रिभुज का जो फॉर्मूला लगता है ये होता है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर भी तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर भी तो लंब डाल रहा है 90 डिग्री का यहाँ पे। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जहाँ पे जो साइड लंब डालता है वो साइड क्या कहलाता है, उसका बेस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बेस कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर जिसको लंब बोलते हैं, ये आपका लंब हो गया। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं तो लंब कहाँ पे डाला है, ई एन, यानी जो बेस होगा कौन सा होगा, ए डी होगा, डी नहीं होगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ध्यान समझिएगा, जहाँ पे लंब डलता है भाई, यहाँ पे लंब पड़ता है यहाँ से, तो नीचे वाला भाग जो होता है क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, जिसके हम आधार कहते हैं। तो लंब यहाँ पे कहाँ पड़ रहा है, ई एन, ये लंब पड़ रहा है किस पे, ए डी पर, सॉरी ए डी पर। अगर इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं छोटा त्रिभुज का तो हमें इतना ही लेना है। हाँ, बड़े त्रिभुज का बात करेंगे तो ई एन जो है वो लंब डाला किस पे, ए बी पर, लेकिन हम बात कर रहे हैं ए डी ई में, तो ए डी में जो ई एन है ऊपर लंब डाला है किसके ऊपर, ए डी पर। ठीक है, तो लंब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ई एन लंब होगा ए डी पर। ठीक है, तो वही चीज लिखना हमें। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम साफ करते हैं यहाँ से। अब देखिए जो जो मान है इसका उसको पुट करते हैं। देखिए 1/2 है तो 1/2 रहने देते हैं। आधार कितना मानेंगे इसको, किसको मानेंगे, जहाँ पे लंब पड़ रहा है, तो आधार कौन सा हो जाएगा, ए और डी। ये डी क्या हो जाएगा, मेरा आधार हो जाएगा, गुना गुना। और ऊंचाई किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर को, जो हाइट होता है, जैसे हमने बताया था अभी यहाँ पे इस टाइप का त्रिभुज। तो ये क्या हो गया, जिसपे लंब डलता है उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से ई और एन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे ई और एन, इसको आप क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए अब सेम क्या करना है, जिस तरह हमने ऊपर त्रिभुज को लिया अब नीचे में भी एक त्रिभुज बन रहा है। ध्यान समझिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है भाई, मैं आपको फिगर में बताना चाहता हूँ। हमने क्या किया अभी, ए डी ई का निकाला। अब इसी साइड बाएं साइड में ही हमें ये त्रिभुज का निकालना, देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ये त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है, क्योंकि हमें क्या करना प्रूफ, ए डी बटा डी बी। तो ए डी का तो हमने निकाल लिया, अभी निकालना हमको किसको, डी बी को। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, फिर वही चीज लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज
किसमें कुछ भी ले लो ना, बी बी ई ले सकते हैं, डी बी ई ले सकते हैं, ई डी सॉरी ई बी डी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लेना है त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, इसका निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे इसका एरिया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे त्रिभुज बी डी ई सॉरी बी डी ई का क्षेत्रफल। क्या होता है इसका फॉर्मूला, वही होता है जो त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का। क्या होता है भाई, 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 का 1/2 रहने दो। आधार अगर कौन सा हो जाएगा, आधार आपका पहले एडी था, अब कौन सा हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डीबी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार डी बी। अच्छा ऊंचाई इसमें क्या होगा बता सकते हो, ऊंचाई वही होगा जो हमने ऊपर वाले में लिया था, क्योंकि इसका जो साइड यहाँ पे पड़ रहा है लंबा हो रहा है। अब इसमें ये त्रिभुज में लिए तो ये मेरा आधार हो गया, अब इस त्रिभुज में लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, लेकिन जो लंब जो होगा दोस्तों वो दोनों के लिए एक ही रहेगा, ऊपर में भी और नीचे में भी दोनों के लिए एक ही लंब रहेगा, जिसको ऊंचाई कहते हैं। तो इसमें ऊंचाई क्या था, शुरू वाला में ए एन था, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 2। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। एक बात देख लो आप, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे हमें क्या करना होता है, इसके आगे हमें ये करना होता है, जिस तरह हमने बायां साइड को लिया, अब सेम क्या करना है, हमें दाएं साइड को लेना, ठीक। अब दाएं साइड जब लेंगे हम, तो ध्यान समझिएगा, दाएं साइड जब लेंगे हम, तो अभी हम आधार ले रहे थे ए बी को, लेकिन आप किसको लेंगे, ए ई को लेंगे, ठीक है। इस साइड हमको आधार लेना है, फिर नीचे आएंगे तो ई सी को आधार लेंगे। ऊंचाई दोनों के लिए ही रहेगा सेम, एम डी, इसका भी ऊंचाई रहेगा एम डी और इसका भी ऊंचाई वही रहेगा एम डी। तो कैसे लिखेंगे इसे, देखिए। और फिर क्या करना है, चलना ऊंचाई में, ठीक है। तो फिर थोड़ी लिखना है कि त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, ए डी ई में क्या है, उसका फिर एरिया निकालना पड़ता है हमें, ठीक है। क्या निकालना पड़ता है, उसका एरिया। तो आप लिखो यहाँ से कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए डी का क्षेत्रफल जो हमें निकालना होता है 1/2 और गुना में आधार और गुना में ऊंचाई, यही होता है फॉर्मूला ना। देखो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको दिखाना होगा। तो पुट करो यहाँ से 1/2 का 1/2 रहने दो, गुना आधार किसको लेंगे भाई, अगर क्योंकि देखिए डी एम इधर से परपेंडिकुलर डाल रहा है, इधर से लंब डाल रहा है ना, तो आधार अगर कौन सा हो जाएगा, ए और ई हो जाएगा, ए और ई हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे ए ई, और ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, ऊंचाई अभी हम ले रहे थे इसमें, इस त्रिभुज में क्या, ई और एन, देखो ई और एन लेना था, इस त्रिभुज में भी लिया हमने ऊंचाई ई और एन को, लेकिन इस साइड से जब लेंगे, अभी हमने क्या बताया आपको, दोनों साइड से लेके चलना, बायां साइड हमने ले लिया, सब कुछ कर लिया, अब चल रहे किसमें, दायां साइड में, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ए ई को हम आधार ले रहे हैं, तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, एम और डी हो जाएगा, जब डी एम हो जाएगा, कोई भी लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं एम और डी। इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, 3rd मानते हैं, क्योंकि 2 हमने यहाँ तक मान लिया था, ठीक। अब हमने ऊपर वाला को कर लिया, अब चलते हैं नीचे वाला का। नीचे वाला कौन सा त्रिभुज भाई, ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं। लिखो, क्या लिखोगे फिर लिखोगे आप त्रिभुज कौन सा है, डी ई सी में, ठीक है, डी ई सी में, कुछ भी लिख सकते हैं आप नाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसका क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे। तो लिखो त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है ना। चलिए पुट करो मान यहाँ से, तो क्या करेंगे, 1/2 को 1/2 रहने देंगे, गुना आधार कौन हो जाएगा, वह इसी हो जाएगा, जिस तरह भी मेरा आधार डीबी हो रहा था उसी हिसाब से इसी मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे ई सी, लेकिन लंब ऊंचाई जिसको बोलते हैं दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, तो एम डी ही इसका भी ऊंचाई रहेगा, तो लिखेंगे एम डी। इसको इक्वेशन 4 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया,
यहाँ तक समझ में आया ना कैसे कैसे किए। पहले हम इस साइड को लिए, ठीक है, एक बार इसको आधार माना, इसको लंब माना, इसको आधार माना, इसको लंब माना, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर चल रहे उस साइड, तो इसको भी आधार माना, इसको लंब माना, ए को आधार और एम डी को लंब, फिर इसी को आधार और एम डी को लंब। लंब में आपको दोनों दोस्तों एक ही लेना है, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, ध्यान समझिएगा। अब आपको लिखना है यहाँ से कि समीकरण, अब लिखना है, अब समीकरण एक को 2 से एवं समीकरण 3 को 4 से, ठीक है। भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। समझ में क्या बोला हमने, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। भाग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसका अनुपात है। समीकरण में यहाँ से 1 निकाला था, समीकरण यहाँ से 2 निकाला था, तो इसका बटना में इसका करना है ना, तो भाग तो करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में लाना हमें, अनुपात के रूप में लाना। अब मैं ये बताऊँ कि 2/1 है और इसको हम बोलेंगे रेशियो में लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे, अनुपात में लिखने बोलेंगे तो कैसे लिखोगे, 2:1 लिखोगे ना। तो सेम बात वहाँ पे यही है, ठीक है। आपको क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देना। तो चलिए भाग देते हैं, और समीकरण 3 को समीकरण 4 से क्या होगा, भाग देंगे। तो देते हैं यहाँ से, देखिए पहला समीकरण क्या था, ये वाला था, लिख लेते हैं 1/2, ठीक है, और गुना ए डी गुना ई एन। अब बट्टा में समीकरण 2 क्या था, ये था 1/2 गुना डी बी गुना ई एन, बराबर रखना है। अब किसके बराबर रखना भाई, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जो भाग लगाएंगे उसके हमें बराबर रखना है। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 मेरा 1/2 गुना ए गुना एम डी, बट्टा में भाग लगाना है हमें समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 क्या है, 1/2 गुना ई सी गुना एम डी। यहाँ तक समझ में आया, ये ज़्यादा सट गया ना, इसे छोटा कर लेता हूँ भाई। ये समीकरण कितना था, 1 था, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें ये बताइए कि अगर कुछ संख्या दिया गया है और संख्या ऊपर में ऊपर में है और नीचे में सेम संख्या रहता है, तो दोस्तों वो क्या होता है, क्रॉस हो जाता है। जैसे आपको बोल दूं मैं कि 5/5 है और इसको क्रॉस करना है, तो क्या आप क्या करते हो ना, 5 5 5 कट जाता है। क्यों कटता है, क्योंकि संख्या सेम थी, इसलिए एक बार में कट गया। सेम दोस्तों यहाँ पे उसी लॉजिक पे हमें काम करना है। यहाँ पे देखिए 1/2 ऊपर में भी है, 1/2 नीचे में भी है, तो दोनों संख्या सेम थी तो आपस में क्रॉस हो गई, ठीक। यहाँ पे देखिए एन, यहाँ पर भी एन, आपस में क्या हो गई, क्रॉस हो गई। यहाँ पर भी क्या हो गया, 1/2 आपस में क्रॉस हो जाएगा, एम डी आपस में क्रॉस हो जाएगा। बच क्या गया उसे हम लिख देते हैं। बच क्या दोस्तों, यहाँ से क्या आपका बच गया, ए डी बट्टा में डी बी बराबर में क्या बच गया आपका, ए ई बट्टा में ए सी। इतनी सीधा, ठीक है, यही तो हमें लाना था। देख लो एक बार, यही तो हमें लाना था दोस्तों। देखो क्या करना था, सिद्ध करना था हमें, ए डी बट्टा डी बी, तो ए डी बट्टा डी बी आ गया, बराबर में ए ई बट्टा ई सी, तो ए ई बट्टा ई सी हमने ला के आपको दिखा दिया। एक बार आप इससे देख लो, ठीक है, कैसे कैसे हमने सारी चीज़ें को की है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया दोस्तों। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो जरूर से जरूर एक लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, समझें कुछ भाई इस चैनल से, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना, चलते हैं।